लाहौर, सुबह खैर। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। उम्मीद है जनाब कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और जहां भी होंगे खैरियत से होंगे, जिंदगी को बड़े ही अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे और कोरोना SOPs पर अमल दरामद करते हुए खुद भी हिफाजत कर रहे होंगे और दूसरों की भी हिफाजत कर रहे होंगे, क्योंकि कोरोना वायरस की तीसरी लहर बड़ी ही तेजी के साथ फैल रही है। इसलिए खुद भी मुहलिक वायरस से बचें और दूसरों को भी बचाएं, अपने चाहने वालों का भी ख्याल रखें। खुराक, आपको पता है कि हमारी जिंदगी का एक बुनियादी जुज बन चुका है और खुराक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है हमारी जिंदगी में। और अगर हम लोग बैलेंस डाइट ले रहे हों तो वो बहुत ज्यादा ही जरूरत है हमारी जिंदगी की, कि हम लोग क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे, और इसका इन्हिसार ही हमारी खुराक पे होता है कि हमारी सेहत किस तरह की होती है। तो आगे बढ़ते हैं और आज हमने बात करनी है सेहत के हवाले से। जो पहला टॉपिक है हमारा और उसकी गेस्ट से मैं आपको मिलवाती चलूँ और उनका नाम है खदीजा वान। खदीजा, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। खदीजा, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि खुराक और जो सेहत का कितना गहरा ताल्लुक है और किस तरह की खुराक हमें खानी चाहिए, और अगर बैलेंस डाइट लेंगे तो हमारी सेहत कितनी अच्छी रह सकती है? एग्जैक्टली। अच्छा, सबसे पहले अगर हम खुराक की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ द मोस्ट नेग्लेक्टेड स्टफ अराउंड अस। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या खुराक ले रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी, आपकी सेहत, आपकी हेल्थ वही है जो आप इनटेक है, जो आप खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है कि आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, आपकी इम्यूनिटी कैसी है। अब आजकल जिस तरह के हम सर्कमस्टांसेस में हैं जिसमें एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इम्यूनिटी, एग्जैक्टली, तो उस कोरोना की वजह से ज्यादा हमें इम्यूनिटी की जरूरत भी है। उस इम्यूनिटी की बात करते हुए वी कैन नॉट निग्लेक्ट कि हम क्या खा रहे हैं। Exactly. We cannot boost our immunity only, मतलब कि हम सिर्फ आर्टिकल्स पढ़ने से या हम सिर्फ डिस्कशन करने से अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट नहीं कर सकते, unless and until कि हम अपनी खुराक पे ना तवज्जो दें और हम ये ना देखें कि हम क्या खा रहे हैं। दूसरा एक चीज मैंने ये देखी है हमारे यहाँ के बहुत ज्यादा मिथ्स को फॉलो किया जाता है। लाइक स्टेपल फूड को इग्नोर कर देते हैं। पूरे दिन में 2100 कैलोरीज या 300 जो सी हैं 1000 कैलोरीज वो क्या ले रहे हैं, उन सब चीजों को इग्नोर कर देते हैं और बहुत टोटका सिस्टम को फॉलो करते हैं। लाइक आप ये कहवा पी लो तो इट विल वर्क, मतलब अगर किसी को ये अच्छा हुआ है, इफेक्ट हुआ है तो आप भी वो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि आप जब तक आप ओवरऑल अपनी लाइफस्टाइल पे वर्कअप नहीं करोगे, आप सुबह दोपहर शाम क्या खाना खा रहे हो, अगर आप उसको बैलेंस नहीं करोगे तो ये जो मिथ्स होती हैं ये भी काम नहीं करेंगी। हाँ, ये ऑगमेंट जरूर कर सकती हैं किसी चीज के इफेक्ट को, बट दिस इज नॉट द रेजोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। और क्या मुझे खदीजा, जो बैलेंस डाइट है, क्या वो हमें मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियां हमें लाहक होती हैं उनसे भी बचा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें, मतलब अगर हम नेचर की बात करें तो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी नेचर है वो हमें बैलेंस ही सिखाती है, वो हमें तवाज़ुन ही सिखाती है। वी आर ब्लेस्ड टू हैव, हमारी बॉडी बनी है कि हम फैट्स का इस्तेमाल करें। हमारी बॉडी इस तरीके से डेवलप हुई है कि हमें प्रोटीन्स चाहिए, लेकिन एतदाल में रहकर हमारे एग्जैक्टली हमारी बॉडी को कार्ब्स चाहिए। उसमें से अगर किसी भी चीज को आप निग्लेक्ट कर देते हैं तो इसके आफ्टर इफेक्ट्स अच्छे नहीं होते, क्योंकि अक्सर आपने आजकल देखा होगा कि क्रैश डाइट्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। आपके कार्ब जीरो कर देते हैं या आपका फैट कंटेंट ज्यादा कर देते हैं या प्रोटीन डाइट पे चले जाते हैं, यहाँ से फिर बैलेंस खराब हो जाता है। और यही चीजें हैं जो फिर रीनल लोड की तरफ जाती हैं, यही चीजें हैं जो आपकी किडनीज को इफेक्ट करती हैं। क्योंकि अगर हम किडनीज को उनकी कैपेसिटी से ज्यादा कोई काम करने को कहेंगे या उनकी कैपेसिटी से ज्यादा अगर उस पर कोई लोड हम डालेंगे तो ऑब्वियसली वो फिर हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। सो बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुड नॉट निग्लेक्ट एनी काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट। और खास तौर पर आज खदीजा जो हम बात कर रहे हैं वो जिगर और शुगर के मरज के हवाले से बात कर रहे हैं कि ये बढ़ता ही जा रहा है और इसका बहुत ही ज्यादा दारोमदार हमारी बैलेंस डाइट पे भी है कि हम किस तरह की डाइट ले रहे हैं। और कहते हैं कि मीठा खाने से ना सिर्फ आपकी शुगर का आपको मरज लाहक होता है बल्कि आपके जिगर के मसाइल भी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हमें जो मीठा है वो किस प्रोपोर्शन में खाना चाहिए, किस तरह खाना चाहिए? अच्छा, इसके लिए ये है कि बहुत एक आसान बात है, लेकिन बाज़ दफ़ा हमें सबको समझाने में लाइक इतने साल हमें लग रहे हैं और उसको फॉलो नहीं कर पा रहे कि हम लेट्स सपोज कि अगर हम डायबिटिक नहीं है अभी, ठीक है, तो हमारी जितनी कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज है उससे ज्यादा हम ना लें। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखें कि हम उसको कंज्यूम कैसे कर रहे हैं।
हम वॉक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हम कोई फिजिकल एक्टिविटी हमारी है या नहीं है, हम गाड़ी तक चल के जा रहे हैं, हम एलिवेटर यूज कर रहे हैं, हम सीढ़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम थोड़ा कंजम्पशन अपनी देखें, उस कंजम्पशन को देखते हुए हम अपना इनटेक ऑफ कैलोरीज रखें। ठीक है, अगर तो आपका इनटेक ऑफ कैलोरीज इज इक्वल टू द कंजम्पशन, तो फिर तो आपका वेट मेंटेन हो जाएगा। और अगर आपका वेट मेंटेन हो जाएगा तो ये शुगर, ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर, अगर आप एक्टिविटीज कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो फिर आप मीठा खा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप नॉन डायबिटिक हैं, जैसे अब आप डेवलप हो गई है डिजीज, आप डॉक्टर्स ने ये डायग्नोज कर दिया कि नाउ यू आर डायबिटिक, तो फिर क्या करें कि अपनी कंजम्पशन जो आप कर रहे हैं कैलोरीज की, उससे अपनी कैलोरीज को थोड़ा कम लें। लाइक आप 2000 ले रहे थे तो आप 1500 पे आ जाएं। ठीक है, ताकि आपका थोड़ा वेट मैनेज भी होना शुरू हो जाए, और जब वेट मैनेज होना शुरू होगा तो आपकी शुगर लेवल बेहतर कंट्रोल होगी, और ये जो लिवर के इश्यूज सारे आते हैं। और मैं तो कहती हूँ कि हम इतने अनलकी हैं कि मेजॉरिटी वी आर नॉट अल्कोहलिक, और इसके बावजूद हमें फैटी लिवर का इशू हो जाता है, और लिवर सिरोसिस की तरफ हम चले जाते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 80% आपका जो सा है ना वो लाइफस्टाइल जो सा है वो काउंट करता है। और उस लाइफस्टाइल में यही है कि आप क्या खा रहे हैं और उसको कैसे कंज्यूम कर रहे हैं। और यहाँ पे देखा जाता है बड़ी खास डिशेस भी जो हमें पसंद होती है वो भी बना के हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं मीठे में। क्या उनके भी मनफी असरात होते हैं हम पे? देखिए, जैसे कि हम ये तो नहीं कह सकते कि उसके मनफी असरात हैं और उसको टोटल आप निगलेक्ट कर दो अपनी डाइट में से, क्योंकि थेरेपी जो सी है ना, न्यूट्रिशनल थेरेपी और द क्लिनिकल थेरेपी, इसमें आपके साइकोलॉजिकली भी वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ना। अगर आप एक पेशेंट को कह देते हो कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, बाज़ दफा वो थोड़े रिलक्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और जिस चीज पे हम क्रॉस लगाएंगे ना, दे आर मोर विलिंग टू हैव दैट। ये कोई ह्यूमन नेचर है। उसके लिए फिर यही है कि एक टर्म हम यूज करते हैं, टेपर ऑफ करना। टेपर ऑफ के आहिस्ता 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 चीजों को कम करें। यहाँ पे फिर एक टर्म आती है कि कैलोरी काउंट, कि आप फिर अपनी कैलोरीज को काउंट करते हुए आप, अगर आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल जा रहे हैं, अगर आपका वेट मेंटेन हो रहा है, लूज हो रहा है, इवन वैसे तो लूज होना चाहिए, तो फिर आफ्टर हैविंग द कंसल्टेशन विद योर फिजिशियन, विद योर डाइटिशियन, फिर एक लिमिटेड अमाउंट उसको अलाउड कर दी जाती है, जिससे उसको ये होता है कि अच्छा आई कैन हैव दैट बट इन अ वेरी लिमिटेड अमाउंट। ठीक, दूसरा ये कि डायबिटीज और फैटी लिवर और एनीथिंग रिलेटेड टू योर फिजियोलॉजी, दिस इज हाईली इंडिविजुअलाइज्ड। आप ये नहीं कह सकते कि एक पैटर्न इसको सूट किया है तो यही पैटर्न एज इट इज बी को भी सूट कर जाएगा। ठीक, दिस इज वेरी इंडिविजुअलाइज्ड, और उस सबकी बॉडी अलग अलग होती है, उसने अलग से सिस्टम करना होता है। एज, जेंडर, फिर उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी, फिर ऐसे फैक्टर्स जो रिवर्सेबल है, जैसे कि अगर कोई स्मोकर है तो दैट कैन बी एलिमिनेटेड। ठीक है, हम उम्र को तो नहीं चेंज कर सकते, हम उसके जेंडर को तो नहीं चेंज कर सकते, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को भी हम एक हद तक नहीं चेंज कर सकते, लेकिन फिर भी ऐसे रिवर्सेबल फैक्टर्स होते हैं जिन पे वर्कअप किया जा सकता है। जैसे कि आप सिगरेट तो नहीं पीते, आप किसी किस्म का नशा तो नहीं करते, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, अगर नहीं है तो उसको ऐड ऑन किया जा सकता है। तो ये जो मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज है और मैनेजमेंट ऑफ ब्लड शुगर लेवल्स है, दिस इज हाईली इंडिविजुअलाइज्ड। अच्छा, दूसरा ये कि हम थोड़ा सा हम उल्टा चलते हैं। लाइक हमें ऐसे लगता है कि हाई ब्लड शुगर लेवल्स या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज इज रिलेटेड टू फैटी लिवर, बट एक्चुअली फैटी लिवर लीड टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज। अच्छा, क्योंकि लिवर का काम है आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को अच्छे से कंज्यूम करना। लिवर का काम है जो आपका ब्लड शुगर लेवल है उसको मेंटेन करना। अगर वो फैटी होगा, शुगर लेवल्स मेंटेन नहीं होंगे, तो वो चंद अरसे के बाद फिर डायबिटीज डेवलप हो जाएगी। पहले वो प्री डायबिटिक में होगा, फिर वो डायबिटिक में हो जाएगा। तो डायबिटीज होने के बाद लिवर को देखना, तो वो तो ऑब्वियस ही होता है, लेकिन लिवर इज द रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज। तो मुझे बताइए, जिस तरह अगर आपने जैसे बात भी की कि डाइटिंग पे शुरू हो जाते हैं लोग, क्रैश डाइट करते हैं, और सबसे पहले अगर डाइट करने शुरू होते हैं तो डॉक्टर्स ये कहते हैं या आसपास के लोग कहते हैं जी शुगर छोड़ दो, शक्कर का इस्तेमाल कर लो या ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर लो। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि व्हाइट शुगर, ब्राउन शुगर और शक्कर में अगर कंपैरिजन किया जाए तो इनमें से मीठा कौन सा महफूज है? अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ कि जैसे हम अगर डेली रूटीन की बात करें, ठीक है,
तो हम चीनी लेट्स सपोज मैं सुबह दोपहर शाम एक एक चम्मच चाय में चीनी लेती हूँ, ठीक है। अगर मैं उसको छोड़ भी देती हूँ तो वो कोई रेवोल्यूशन नहीं दे देगा मेरे ब्लड शुगर लेवल्स को, क्योंकि मैं सुबह दोपहर शाम रोटी, ब्रेड, नान, कुलचा, बाकर खानी उसका इस्तेमाल ज्यादा है। Exactly. तो चेक दोस पोर्शन एज वेल। शुगर डजंट मीन कि आपने ये सफेद चीनी को एक चम्मच डालना कम कर दिया तो चीजें बहुत मैनेज हो जाएंगी। नो, शुगर मीन्स कार्ब्स। वी हैव टू टॉक अबाउट द कार्बोहाइड्रेट इनटेक। अगर मैं सुबह भी 2 रोटी खा रही थी और मैं डायबिटीज के बाद भी 2 ही खा रही हूँ तो इट विल नॉट वर्क। वो 1 चम्मच चीनी छोड़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक। एक तो ये कि आपकी जो स्टेपल फूड है जिसमें हमारा रोटी चावल आता है, इस पे काम करना पड़ता है कि आप छान वाले आटे की रोटी लें। आपकी एक्टिविटीज के अकॉर्डिंगली आपको कितनी वो मतलब कि 2 स्लाइस खाने हैं या 2 रोटी खानी है या 1 रोटी खानी है, इस पे वर्कअप करने से शुगर लेवल्स जो से वो ज्यादा बेहतर होते हैं, ठीक है। और जो ये व्हाइट शुगर है ये तो वैसे ही हम रिकमेंड नहीं करते, चाहे कोई डायबिटिक हो चाहे कोई ना हो। तो ये हमारी कोई उसमें डॉक्यूमेंटेशन में नहीं होता कि गो फॉर इट। तो इसलिए ब्राउन शुगर हनी इज अ वेरी सोर्स ऑफ वेरी गुड शुगर्स। आपके शुगर लेवल्स उससे मेंटेन होते हैं और ऐसे शुगर लेवल्स मेंटेन होते हैं जो कि सस्टेन करते हैं। हमें ऐसे शुगर लेवल्स नहीं चाहिए कि एकदम से ऊपर गए और फिर एकदम से नीचे आ गए। तो इसलिए जो हनी है इट्स अ वेरी 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 गुड सोर्स अगर हम अच्छे मीठे की बात करें। और इसी तरह ब्राउन शुगर इज ऑल्सो वेरी गुड ऑल्टरनेटिव ऑफ व्हाइट शुगर। लेकिन फिर बात मैं यही करूंगी कि सिर्फ चीनी का 1 चम्मच शुड नॉट बी द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। डिस्कशन ये होनी चाहिए कि आपका टोटल कार्ब इंटेक क्या है। शक्कर की बात की जाए, शक्कर इज वेरी वेरी गुड, शक्कर भी खा सकते हैं, इज वेरी गुड। बट यही डिपेंड करता है कि आपके शुगर लेवल्स अगर मेंटेन्ड है तो उस पेशेंट को शक्कर या खजूर या शहद अलाउड है। अगर उसके अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल्स जा रहे हैं तो फिर हम कुछ अरसे के लिए ये चीजें अलाउ नहीं करते। और दूसरा खतीजा यहाँ पर ये भी बहुत क्योंकि अलाउ का, सॉरी मैं आपकी बात करती हूँ, अलाउ से ये भी होता है ना कि हमने अगर कह दिया कि ओके फाइन आप 1 चम्मच शक्कर ले लो, ठीक है, और हमें पता ये चलता है कि नहीं वो हमने तो गुड़ वाले चावल बना लिए, तो फिर आपकी बात को लोग किस तरह से लेते हैं। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो हम कहते हैं कि फिर ये अलाउंस से बेहतर है कि चलो भाई क्रॉस ही लगाओ, क्रॉस कर दें। आपने जो खाने हैं वो चावल भी तो अच्छे खासे मिकदार में आप खाएंगे। तो वो कुछ आप थोड़ा अलाउ करते हो तो लोग उसका बहुत उसको गलत फायदा उठा लेते हैं, ये कह सकते हैं। गलत फायदा तो मुझे बताइए, जिस तरह अगर कोई होता है, एक फर्द की बात करूं तो वो सबसे पहले कहता है कि अगर मुझे अपना पेट छोटा करना है या अपने तोंद छोटी करनी है तो मैं शक्कर का इस्तेमाल करूं, मैं बिल्कुल ही व्हाइट शुगर को इग्नोर कर दूं। तो क्या ऐसा है कि शक्कर के इस्तेमाल से हम अपनी तोंद या जो हमारा पेट है उसको हम देखो मुनीबा, ये है कि जो आपका एब्डोमिनल फैट है, दिस इज द रूट ऑफ एवरी एलिमेंट। क्योंकि यहाँ पे आपके वाइटल ऑर्गन्स पड़े हैं, ठीक है, यहीं पे लिवर है, खवातीन में यूट्रस जैसे है, फिर स्टमक है। तो ये जो एब्डोमिनल फैट है ना, यही लीड करता है किसी ना किसी प्रॉब्लम के डेवलप होने में। फैटी लिवर से स्टोरी शुरू होती है, फैटी लिवर से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, बीपी का इश्यू हो रहा है, डायबिटीज हो रही है, खवातीन में पीसीओएस का इश्यू हो रहा है। एब्डोमिनल फैट की एग्जांपल मैं बिल्कुल इस तरह से देती हूँ कि जैसे एक गंदे बर्तन में खाना अच्छा नहीं बन सकता, इसी तरह अगर आपका फैट डिपॉजिट बहुत ज्यादा है, आपका विसरल फैट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आपका कोई भी ऑर्गन ठीक से या अच्छे से काम नहीं कर सकता, या उसकी कारकर्दगी जो सी है वो जरूर इफेक्ट होती है। तो एस्थेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सब चाहते हैं कि पेट कम हो जाए, वी वांट द फ्लैट बेली, हमारे इंचेस कम हो जाए, साइज चेंज, वेट लॉस एंड ऑल दैट एस्थेटिकली। लेकिन मैं हर वक्त उनको ये कहती हूँ कि दिस इज रिलेटेड टू योर हेल्थ। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है कि आप एब्डोमिनल फैट को कंट्रोल करें, क्योंकि यही रीजन बनता है। और दूसरा खतीजा, आजकल जैसे हम बच्चों को छोटी उम्र में ही उनको हम लोग मीठा खिलाना शुरू कर देते हैं, खीर, फिरनी होगी, केक्स हो गए, घर पे उनको खिलाना, तो ये कितना उनके लिए खतरनाक है इतना मीठा खाना? अच्छा, इसमें ये है कि मैं माओं को एड्रेस करूंगी, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए तो जो उनकी माएँ हैं या जो उनके घर में उनकी दादी हैं, उनकी फूफो हैं, मैं उनको एड्रेस करूंगी कि बच्चे के टेस्ट बड्स डेवलप करना, और बच्चे की जब वो वीनिंग स्टार्ट होती है, जब वो आहिस्ता दूध से ठोस के इजाफे आने लगता है, ये बहुत ज्यादा रिलेट करती है उसकी आने वाली जिंदगी पे।
उसकी ग्रोइंग एज होती है, उसकी हाइट बढ़नी होती है, उसका स्केलेटन डेवलप होना होता है, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है, ब्रेन डेवलपमेंट के साथ उसके सारे स्किल्स सामने आ रहे होते हैं। एक तो ये कि इस एज में कैलोरीज पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ठीक है। अब कैलोरीज पे अगर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, तो दूसरी बात ये है कि अच्छी कैलोरीज पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ठीक है। अगर आप उसको देखिए, हमने बच्चे को इंट्रोड्यूस कराया कि अच्छा ये जो आलू है इस पे नमक डाल के भी खा सकते हैं, और हमने उसको इंट्रोड्यूस कराया कि ये जो दूध है वो पी रहा, इसमें चीनी डाल के भी पी सकते हैं। तो कोशिश करें कि मैक्सिमम टाइम वो गुजार ले इस नमक चीनी पे आए बगैर। अच्छा, क्योंकि उसको हम जिस चीज से इंट्रोड्यूस कराएंगे उसके टेस्ट बड्स उसके लिए डेवलप हो जाएंगे। एक दफा अगर वो रूह अफ़ज़ा वाला दूध पी लेगा या एक दफा अगर वो मीठा दूध पी लेगा, तो उसके बाद वो फीके दूध पे नहीं जाएगा। बिल्कुल तो ये आपके हाथ में है कि आप कितना टाइम गुजार सकते हैं कि उसको आप अच्छी चीजों के साथ इंट्रोड्यूस कराएं और बुरी चीजों से उसे जरा परे रखें। क्योंकि फिर एक दफा बच्चा जब टेट्रा पैक जूस पी लेता है तो फिर वो फ्रेश जूस नहीं पीता। एक दफा बच्चा बहुत ऐसी खुराक जो बड़ी इजी, उसको गुजारना बड़ा इजी है, निगलना बड़ा इजी है, उस पे चला जाता है, फिर वो रॉ वेजिटेबल्स पे नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही। और हमने देखा भी है कि जो बच्चे आदत उनको पड़ जाती है मीठा खाने की, वो टेबल फूड नहीं खाते, वो मीठा खाने नहीं खाते, और फिर उसके बाद फिर उनको उनके कैविटीज के इशू, फिर उनके जो ओरल हेल्थ होती है उसके इश्यूज, और फिर इतना ज्यादा मीठा खाने की वजह से जो एक खराब होता है उनका पैटर्न ऑफ एपिटाइट खराब होता है। वही वाली बात के जब इंट्रोडक्शन ही वो टेस्ट बर्ड्स ही वो नहीं डेवलप होते मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, तो उसके बाद फिर ये इश्यूज आते हैं। और ये जो वीनिंग स्टेज की आपकी फूड इनटेक है या कैलोरी इनटेक है, ये बहुत ज्यादा फिर आगे रोल प्ले करती है कि जब आप बड़े होते हैं तो आपकी क्या मेंटल हेल्थ है, क्या फिजिकल हेल्थ है, क्या बोन हेल्थ है, क्योंकि उस टाइम पे हम बोन हेल्थ को इम्प्रूव नहीं कर पाते। ठीक है। हतीजा हमारे साथ मौजूद थी, खदीजा ऐवान थी, और हम बात करते हैं जनाब किस तरह हम अपने शुगर का जो लेवल है उसको हम, और आजकल आपको पता है कि जिगर की बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं और शुगर की बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो उनका सारा दारोमदार हमारी सेहत पर होता है और हमारी खुराक पर होता है कि हम क्या खुराक ले रहे हैं। तो आगे हमने बढ़ना है और कुछ बात कर लेते हैं जनाब। एक वायरल वीडियो हो रही है, उस हवाले से मैंने आपको बताना है, लेकिन उससे पहले खतीजा बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आई हैं। तो जनाब और भी हमने बातें करनी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। जनाब, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। नाजरीन, जब बरसगीर पाको हिंद के मुसलमानों की महरूमियां हद से बढ़ी तो क़याम पाकिस्तान की लहर चली, और फिर वो दिन आया जिसने तारीख में मुसलमानों को अलग पहचान और रुतबा दिलाया। 23 मार्च 1940 एक तारीखी दिन है जब क़याम पाकिस्तान के लिए लाजवाल जिद्दोजहद पर मोहर सब्द हुई। लाहौर के मंटो पार्क में कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सदारत में मुस्लिम लीग नून ने करारदाद पाकिस्तान मंजूर की। 23 मार्च 1940 को कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग का तारीखी सालाना इजलास मंटो पार्क लाहौर में हुआ, जिसमें करारदाद लाहौर, जो बाद में करारदाद पाकिस्तान के नाम से मशहूर हुई, पेश की गई। इस करारदाद ने तहरीक पाकिस्तान को एक नई जिंदगी दी। तहरीक पाकिस्तान कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की वलवला अंगेज क़यादत में बरसगीर के तमाम मुसलमानों की मिसाली कोशिशों की अलामत और अक्कास थी। ये दिन कितनी अहमियत का हामिल है, क्या हम इस तहरीक के मकसद को समझ पाए हैं? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद एक ऐसी शख्सियत है जो इस दिन मंटो पार्क में मौजूद थे जिस दिन ये तारीख रकम की जा रही थी। मेरे साथ मौजूद हैं रियाज अहमद चौधरी साहब हैं, और उनसे आज बात करेंगे और उनसे दोबारा वो जो पस मंजर है वो जानेंगे कि उस दिन कितना खूबसूरत वो दिन था जब ये करारदाद मंजूर हुई है। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल सर, आपने 23 मार्च 1940 को वो करारदाद मंजूर होते हुए देखी, हमें बताइए वो क्या एहसासात थे आपके, क्या जज्बा था उस वक्त आपका? मैं गुजारिश करूं कि 23 मार्च 40 को, बल्कि 22 मार्च 1940 को बरसगीर के कोने कोने से बेशुमार लोग जो थे वो शिरकत के लिए आए हुए थे, और
उस अजलास के अंदर जो करारदाद हुई है वो मौलाना A.K. फजल हक मशकी पाकिस्तान से जी उनका तल्लुक था, ठीक है। तो उन्होंने करारदाद पेश की है। करारदाद ड्राफ्ट करने वालों में गुलाम रसूल मेहर का नाम भी आता है, ठीक है। लेकिन बाद में 23 मार्च 40 के बाद 14 अगस्त 47 तक ये कहीं नजर नहीं आते, ठीक है। इसलिए कि ये यूनिस थे उस वक्त के वज़ीर मलिक खिज़र यार तवाला के साथ ही चले गए थे, ठीक है। और रोजनामा इनकलाब निकलता था जो क़याम पाकिस्तान का मुखालिफ था। जी ये यूनिस पार्टी का एक सरकारी तर्जमान था, तो ये उसमें चले गए। तो ये बदकिस्मती है एक। तो देखिए ये 23 मार्च जो है मुसलमाना ने बर्रे सगीर की जो तारीख है आज़ादी की, उसमें इस संगे मील की हैसियत है इसकी। बिल्कुल ऐसे कि ही है। उस दिन हिंदुस्तान भर के नुमाइंदा मुसलमानों ने ये तय किया कि हम आज़ादी अंग्रेज से आज़ादी हासिल करेंगे। आपको याद होगा कि कायदे आज़म काफ़ी अर्सा तक कांग्रेस में शामिल है और उन्होंने कोशिश की उस प्लेटफार्म से कि हिंदू और मुसलमान आपस में यकसा हकूक़ हो उनका, और उनके साथ वही रवादारी इख्तियार की जो वो हिंदू अपने साथ चाहते थे। लेकिन कांग्रेस ज़िद थी, और कांग्रेस की 1935 के एक्ट के तहत जो गवर्नमेंट बनी सूबाई हुकूमतें मुख्तलिफ सूबों में, तो उन्होंने मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, बल्कि बाद सूबों में मुसलमानों पर बहुत तशद्दुद हुआ, बिल्कुल, और काफ़ी जानी नुकसान भी मुसलमानों को अदा करना पड़ा। इसके बाद कांग्रेस ये मुसलमानों के साथ कोई अच्छा बर्ताव करने के लिए तैयार नहीं थी। अंग्रेज ने चूंकि मुसलमानों से आज़ादी कब्जा किया था मुगलिया दौर के अंदर, तो लिहाजा अंग्रेज और हिंदू दोनों मिले हुए थे। अंग्रेज की कोशिश ये थी कि मुसलमानों को इक़्तिदार ना मिले, और हिंदू भी यही चाहते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये तो कायदे आज़म आपको याद होगा कि ये वापस हिंदुस्तान चले गए थे जी। तो अल्लामा इकबाल ने उनको पैर दर पैर बहुत से खतूत लिखे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं वो आज़ादी चाहते हैं, और आप जैसे बहादुर, जरूरतमंद और तदब्बर और साहिब फरासत लीडर की ज़रूरत है, तो आप मेहरबानी फरमाकर वापस आएँ, ठीक है, और हिंदुस्तान के मुसलमानों की क़यादत करें। बिल्कुल। चुनांचे कायदे आज़म वापस तशरीफ लाए, उसके बाद वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर बने। तो उसी ज़माने में देखें कि अल्लामा इकबाल ने जो 1930 में इलाहाबाद का जो खुतबा दिया है, तो उसके अंदर भी उन्होंने ये मुतालबा किया कि शुमाली हिंदुस्तान में मुस्लिम अक्सरियती इलाकों पर मुश्तमिल आज़ाद और खुद मुख्तार मुस्लिम रियासतें वजूद में आनी चाहिए। बिल्कुल। वो रेजोल्यूशन जो है वो मीनार पाकिस्तान पे भी कंधा है, उसमें एक पाकिस्तान नहीं है बल्कि आज़ाद मुस्लिम रियासतों का जिक्र है। बिल्कुल ऐसी है सर। अब हमें ज्वाइन कर लिया है प्रोफेसर इरफान यूसुफ साहब हैं, स्कॉलर हैं और तारीख पाकिस्तान पर अबूर भी रखते हैं। सर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर कैसे हैं आप? शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज हम मना रहे हैं 23 मार्च और यौम पाकिस्तान मना रहे हैं, तो आपके नज़दीक ये यौम पाकिस्तान क्यों मनाना चाहिए, इसकी कितनी अहमियत है और ये कितना अहमियत है हमारे लिए इसकी? एक तो ये कि 23 मार्च यौमुल फुरकान है हिंदू मुस्लिम कशमकश के दरमियान। ये 7 साल तारीख नहीं है, ये हमारी 1000 साल तारीख का निचोड़ है। मुसलमान यहाँ पर आए, हुक्मरानों के तौर पर आए, ताजिरों के तौर पर आए, हुक्मरानी की, मगर मुसलमान अकलियत में रहे। और क्योंकि मुसलमानों का रवैया रवादार था, टॉलरेंट था, और नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी आज भी दिल्ली में मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये बसरत है कि जब मुसलमान कमज़ोर पड़े तो अंग्रेज़ यानी सलीबी यहाँ पर बरतानवी गवर्नमेंट आ गई, उसने आके हिंदुओं के साथ मिलकर एक ऐसा अलायंस बनाया जिसमें मुसलमानों को दबा के रखना था और बाद में ख़त्म करना था। क्योंकि हिंदू तारीख ये है कि जो यहाँ आए हैं वो हिंदुआइज हो गए हैं, जबकि खुद हिंदू जो है वो आर्याई नस्ल का नाम है जिसे हम ब्राह्मणिज्म कहते हैं। ठीक है। और उन्होंने गैर आर्याइयों को यानी हिंदू बज़ाहिर मालदार लोगों को हिंदू बना दिया, ब्राह्मणिज्म ने गले लगा लिया, बाकी सबको अछूत करार दे दिया।
अब ये छूत छात का वो निज़ाम था जिसकी वजह से मुसलमान तंग थे, मगर करारदाद पाकिस्तान का असल जो मकसद था और जो इमीडिएट बाइस बना, क्योंकि कायदे आज़म भी अल्लामा इकबाल की तरह, सर सैयद अहमद खान की तरह को एग्जिस्टेंस के कायल थे कि हिंदू मुस्लिम मिलकर जद्दोजहद करें और अंग्रेज़ को, बरतानिया को यहाँ से निकालें। इसके लिए मिसाक लखनऊ हुआ, मगर मिसाक लखनऊ अंग्रेज़ों ने भी मुसलमानों की जुदागाना हैसियत तस्लीम कर ली, हिंदुओं ने भी क़यादत ने कर ली, मगर गांधी और नेहरू ने बाद अज़ां उसमें फसाद डाला। बिल्कुल ऐसे और उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ थी, एक नेहरू रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने कहा, जो 1928 में आई, कि यहाँ पर फ़कत एक कौम बसती है और वो हिंदू है। मुसलमान एक अलहदा जुदागाना तशख़्ख़ुस के मालिक नहीं है। यहाँ के मुसलमान भी पहले हिंदू थे, अब वो मुस्लिम हिंदू हैं। ये जो चीज़ थी, इसने मुसलमानों को तकलीफ दी। ठीक है। और उस वक्त कायदे आज़म ने फिर जवाबन 14 निकात दिए, इलाहाबाद एड्रेस आया जिसका भी आपने जिक्र किया है सूफी साहब के हवाले से। तो उसमें उन्होंने कहा कि वी आर ए सेपरेट नेशन एंड वी हैव टू गेट आवर ओन डेस्टिनेशन। अब उसमें मुस्लिम लीग जो थी वो बट गई और 1935 का एक्ट आया, उससे पहले यानी कम्युनल अवार्ड आया, मगर सबसे ज़्यादा तकलीफ दे जो दौर था कि 550 तकरीबन सीटें थी सूबाई, और उस पर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज पैदा हुई, बनाई गई 7 सूबों में, और उसमें उन्होंने बिल्कुल आज जैसे मुहिम चल रही है वहाँ पे हिंदू राज कायम किया, बरतानवी छतरी तले। लेकिन सर अगर ये देखा जाए तो क्या करारदादे पाकिस्तान के जरिए हमने जिस तरह के वतन का हासिल करने का इरादा किया था, इसमें कामयाब हो सकते हैं हम लोग? इसमें जो है इसमें हम कामयाब हैं, ठीक है, मैं ये कहता हूँ, और पाकिस्तान ने अपनी मंजिल हासिल कर चुके हैं। ठीक है। फकत इसमें कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल जैसी क़यादत मफकूद है, वो हौसला नहीं है। मसलन एक छोटा सा मसला है, करारदादे पाकिस्तान में नजरियाती इस्तेकामत थी, तंजीमी नज़्म ज़ब्त था, ठीक है, और यकसुई थी। करारदादे पाकिस्तान के बाद अंग्रेजों ने हिंदुओं के साथ मिलकर 3 प्रोग्राम बड़े वाजे दिए। एक क्रिप्स मिशन जिसमें हिंदुओं, गांधी जी ने एक अलग मुहिम चला दी थी, क्विट इंडिया मूवमेंट। और कायदे आज़म क्योंकि दूर अंदेश मुदब्बिर सियासतदान थे, उन्होंने कहा कि हिंदू अलहदा मुसलमानों के बगैर कोई तहरीक नहीं चला सकता। ठीक है। जंग अजीम दोम शुरू ही है, चाह रहे हैं कि हमें इक़्तिदार मिल जाए, मुसलमान हमारे महकूम बन जाएं और हम फिर अपना नया दौर शुरू करें। कायदे आज़म ने कहा इन्हें 3 महीने चलाने दो, ये खुद ही ढेर हो जाएंगे। अच्छा। क्योंकि इनके पास जेलें में जाने के लिए बंदे नहीं है, सड़कों पर लाने के लिए बंदे नहीं है, और विद इन 3 मंथ्स क्विट इंडिया मूवमेंट खत्म हो गई। क्रिप्स मिशन ये था कि हम आज़ादी दे देंगे, 3 शोबे अपने पास रख लेंगे, दाखिला, खारजा और खजाना, और वाइसराय काउंसिल को हम कैबिनेट का रोल दे देंगे। ठीक है। वो नाकाम हुई। क्रिप्स मिशन का एक दिलचस्प जो पहलू है कि चर्चिल नहीं भेजना चाहता था, लेबर पार्टी जिसका मिस्टर एटली था, बाद में पार्टीशन के वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, ये रूजवेल्ट से मिलकर साजिश की गई थी अमेरिका से। अमेरिका के इंटरेस्ट आज भी हैं तो उस वक्त भी थे। बिल्कुल ऐसे और बरतानिया ने अपने असासे सारे, जिसमें ये कॉलोनी भी थी, अमेरिका के हवाले कर दी। और बदकिस्मती से पहला मर्डर जो यहाँ पर पाकिस्तान में हुआ है वो अमेरिका ने किया था, लियाकत अली खान साहब, माजरत के साथ। अब ये दूसरा था, शिमला कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है, फिर कैबिनेट डिवीजन आई, डिवीजन प्लान आया। उसमें भी ये तय था कि जो शख्स, कैबिनेट डिवीजन के बारे में कहा जाता है कायदे आज़म ने इन्हिराफ किया पाकिस्तान से, वो इन्हिराफ नहीं था। कैबिनेट डिवीजन की जो शिकें थी वो ये थी कि 3 सूबों में 3 यूनिट में बांटा जाएगा। पहला यूनिट हिंदू मेजॉरिटी का होगा, दूसरा यूनिट बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब और KPK जो आज पहले सरहद था, ये एक यूनिट बी होगा, और तीसरा यूनिट मुकम्मल पंजाब, मुकम्मल आसाम। ठीक है। अब 2 सूबों में 2 यूनिट में मुसलमान अक्सरियत है। 10 साल ये जबरी इत्तेहाद रहेगा, बाद अज़ां ये अपना आइन भी बना सकते हैं, अपना दस्तूर भी बना सकते हैं, यूनियन के साथ एक अलग रहना चाह रहे हैं या अलग इकट्ठा रहें। ठीक है, इस पे दोबारा भी बात करेंगे, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कमी रहेगी, जैसा हम वतन चाहते थे, पाना चाहते थे, हम नहीं पा पाए, क्या कहते हैं आप? देखिए, कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर मुसलमान अपने इस्लामी इक़्तिदार के मुताबिक जिंदगी बसर कर सके। ठीक है। इनका अपनी तहजीब तमद्दुन है, रहन सहन का अंदाज है, और ये इस्लामी शायर के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे। लेकिन आज पाकिस्तान में ये चीज़ महफूज है, ये नजर नहीं आती, क्योंकि जो कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल का तख़य्युल था उसके बरक्स अब ये बदकिस्मती है
कि जो लोग उस वक़्त तहरीक पाकिस्तान के मुखालिफ के, अंग्रेज़ के वफादार थे, हिंदू के ग़ुलाम बने हुए थे, वही लोग आज बदकिस्मती ये है कि वो सियासत के अंदर हैं और कोई कायद आज़म जैसा, अल्लामा इकबाल जैसा कोई मुखलिस इंसान आपको नजर हमें लीडर नहीं मिला वैसा। अब मैं गुजारिश करूँ आपसे कि 1926 में अल्लामा इकबाल ने इलेक्शन, उनको दावत दी गई कि वो पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन लड़े। ठीक है। तो वो लोगों के असरार पर, उससे पहले अब्दुल अजीज साहब होते थे जो हर वक्त इलेक्शन लड़ते थे, उन्होंने माजर कर दी कि इस दफ़ा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। वो अल्लामा के दोस्त भी थे, तो अल्लामा से कहा कि अब आप इलेक्शन लड़ें। तो अल्लामा साहब ने जब इलेक्शन लड़ने का फैसला किया तो बदकिस्मती ये है कि मैं नाम लेना पसंद नहीं करता, ठीक है, एक बरादरी ने उनके मुकाबले में जो हार्डली मेट्रिकुलेट था और वो वोटर इस बुनियाद पे था कि वो टैक्स पेयर था या कुछ किता राजी का मालिक था, उस वक्त लिमिटेड फ्रेंचाइज था, यानी एक आदमी एक वोट का तस्वर नहीं था। ठीक है, तो उस वक्त टैक्स पेयर, कोई लैंड ओनर या कोई ग्रेजुएट, तो इस तरीके से फ्रेंचाइज था, महदूद था। ठीक है, तो उन लोगों में कोई शऊर भी था, तो सारे वो थे। तो अब अल्लामा इकबाल के मुकाबले में मलिक मोहम्मदीन जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो अल्लामा इकबाल ने उनसे दुगने से भी ज़्यादा वोट लेके तो कामयाबी हासिल की। तो ये आज भी इस मुल्क में, ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर, ये बरादरी सिस्टम जो है, इसे तहरीक पाकिस्तान के दौरान भी नुकसान पहुँचाया और आज भी इस बरादरी सिस्टम की वजह से हम जो असल मकसद है, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया था, इस्लाम के नफाज के लिए था, लेकिन आज वो मंजिल जो असल मंजिल थी, ये 23 मार्च निशानी मंजिल है, लेकिन वो मंजिल आज तक अहले पाकिस्तान को नसीब नहीं हो सकी, क्योंकि अगर कायद आज़म के ज़माने में आइन बन जाता, कायद आज़म को मालूम था कि मैं बीमार हूँ, और उस वक्त नेहरू, पटेल और गांधी ने तकसीम बंगाल, तकसीम पंजाब का जो मुतालबा किया, ठीक है, तो वो कायद आज़म ने इस वजह से मजबूरन कबूल किया कि मेरी सेहत इजाज़त नहीं देती, हो सकता है कि मुसलमानों को फिर ऐसी क़यादत नसीब ना हो और पाकिस्तान ना बन सके, चुनांचे उन्होंने बेअमरे मजबूरी इसको कबूल किया। और फिर ये मैं गुजारिश करूँगा आपसे कि ये जो बाउंड्री कमीशन बना, तो उसके लिए 4 अरकान थे, 2 गैर मुस्लिम और 2 मुसलमान। तो गैर मुस्लिमों में एक गुरदासपुर से जस्टिस तेजा सिंह थे, ठीक है, और एक हिंदू जज थे। तो ज़फ़रुल्लाह खान का तल्लुक, ठीक है, हम सर आज मना रहे थे, 23 मार्च का दिन मना रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और खास तौर पर आप यहाँ पर आए हैं। और सर आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर इरफान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर आपको भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया है। और हम आज 23 मार्च 1940 के हवाले से आपको बता रहे थे कि वो दिन था जब हमारा ये पाकिस्तान का उसको मंजूर किया गया था, करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई थी और हमें एक अलग वतन मिलने वाला था। तो वो सारा हमने आपको पसंद मंजर बताया और उम्मीद करते हैं कि आप तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी पहुंची होगी। लेकिन मैंने यहाँ वक्त लेनी है एक छोटी सी ब्रेक, लेकिन उस पर जाने से पहले आपने सुनना है DGPR ने नया मिली तराना जारी कर दिया है। आप वो सुनिए, मैं मिलती हूँ आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। और हम बात कर रहे थे सुर और संगीत के हवाले से और हमारे जनाब साथ मौजूद हैं अली हसन सोनू साहब हैं। अली, मुझे बताइए कि आप ही आए हैं इस फील्ड में या आपके अलावा भी और लोग हैं जो सुरों के जादू जगा रहे हैं और लोगों पर अपना सेहत तारी कर रहे हैं? वैसे आपका क्वेश्चन इस हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि म्यूजिक से जो भी वाबस्ता होता है उससे ये पूछा जाता है कि जी आपकी जीन्स में है या आपको खुद ही शौक था या आपकी कंपनी का आप पे असर हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो इस बात पर बड़ा फख्र है कि हमारे एंसेस्टर्स इसी फील्ड से वाबस्ता थे, मेरे दादा भी, मेरे नाना भी, और फिर हमारा खास तौर से जो मतलब ये कह सकते हैं आपकी जीन्स में भी था। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा जो ननियाल है वो पंजाब घराना तबले का बहुत मुस्तनद घराना है बड़े सगीर का। मियाँ कादर बख्श साहब इसके फाउंडर थे। नारोवाल में उनकी पैदाइश थी, यहीं पाकिस्तान से। अच्छा। तो हमारा जो घराना है वो उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा खां और उस्ताद साबिर हुसैन मेरे नाना, ये मेरा ननियाल है। अच्छा। तो उनकी तरफ से ये चीज ट्रांसफर हुई। वो सारे रिदमिस्ट हैं, सारे परकशनिस्ट हैं, यानी तबला प्लेयर्स हैं,
और ये चीज़ फिर मुझ में ट्रांसफ़र हुई आफ्टर 2 जनरेशन्स। मैंने इस चीज़ को ऑप्ट किया एज अ करियर कि जो चीज़ आपके जीन्स में हो उस चीज़ को थोड़ा सा फ्लरिश करने में आपको आसानी होती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। एग्जैक्टली। तो बजाय इसके कि आप एक और फन सीखें, फिर उसको आप जो है नर्चर करें, उसके बाद आप आगे आएँ। तो ये चीज़ घर से मिली थी। तो कोशिश की थोड़ा सा इसको मेहनत से और असातिज़ा का जो सबक है उससे थोड़ा सा फ्लरिश किया। तो जो इंस्पायर होता है किसी चीज़ से इंसान, तो वो इन्हीं से आप हुए या और भी बहुत से लोग हैं जिनको पसंद करते हैं और इनकी वजह से आप ये गायकी में आए या मौसीकी को ज्वाइन किया आपने? इसमें तो कोई शक नहीं है कि मैं म्यूजिक में अपना आइडल उस्ताद जाकिर हुसैन को मानता हूँ। ठीक है। वो मेरी इंस्पिरेशन है सबसे बड़ी म्यूजिक में, तो वही मेरी इंस्पिरेशन है। लेकिन अगर वोकल म्यूजिक की बात करें, गायकी के एतबार से बात करें, तो मुझे पाकिस्तान में तो जाहिर है मेहदी हसन साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब वो तो एक, मैं कहता हूँ कि वो मौसीकी का करिकुलम है। वो तो फर्ज है सब पे उनको सुनना। और अगर हम दूसरे सिंगर्स की बात करें तो जाहिर है मुझे हरिहरन बहुत पसंद है। ठीक है। उनकी गज़ल का जो अंदाज है वो बहुत पसंद है। फरीदा खानम जी मुझे बहुत पसंद है। और अब अगर हम अपनी इस जनरेशन की बात करें तो अली सेठी मुझे बहुत पसंद है। नबील शौकत बहुत अच्छा गा रहे हैं। अभी जैसे आपने फरीदा खानम की बात कर ली, और अगर उनका एक शेर आप हमें सुना दें, अगर जो भी आपको पसंद हो, जो आता हो, तो हम फिर क्या ही बात हो जाएगी। फरीदा खानम जी का एक मतलब उनका एक इंटरनेशनल लेवल पे जो उनकी गज़ल मशहूर हुई नज़्म अब्बास अतर साहब की, वो मैं आपको उसका एक बंद सुनाता हूँ। की जिद ना करो। बेहतरीन हो गया जी, बेहतरीन हो गया। अच्छा मुझे बताइए अली कि आपको लगता है यहाँ पर इतने प्लेटफॉर्म हैं जो नौजवान नस्ल आगे आए और अपने टैलेंट का मुजाहिरा करे? जाहिर है ये झूम रिकॉर्ड्स को बनाने का मकसद यही था कि प्लेटफॉर्म्स इतने नहीं है। क्योंकि ये म्यूजिक की एक बड़ी अजीब चीज है कि इसका साउंड, इसका ट्रेंड जो है ना वो सालों में बदलता है। बाकी चीजें जो है ना कुछ अरसा और ले लेती हैं, लेकिन जो भी प्लेटफॉर्म आता है वो अपना एक साउंड लेके आता है। तो हर अगले साल साउंड बदल जाता है। तो जो चीज आपने साल पहले बनाई होती है वो अगले साल इररिलेवेंट हो जाती है। तो अगर ज्यादा प्लेटफॉर्म्स होंगे तो पाकिस्तान में जितना इनफ्लक्स है टैलेंट का वो सारा कैटर हो जाएगा। तो मैंने इसके अंदर एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश की है कि यार चलो मैं कम से कम 50 से 60 ऐसे बड़े टैलेंटेड सिंगर्स को जानता हूँ कि जिनके पास अपना ओरिजिनल स्कोर बना पड़ा हुआ है, बट दे डोंट नो कि हमने इसको पब्लिश कैसे करना है। अच्छा, तो क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ये एक प्लेटफॉर्म उन्हीं लोगों के लिए है कि जो अपना म्यूजिक ओरिजिनल बनाते हैं और उसको पब्लिश करना चाह रहे हैं और उसको चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और जो नया टैलेंट आ रहा है वो भी आपसे रजू कर सकता है, आपसे कांटेक्ट कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। उनको भी जो भी चीज चाहिए, तो हमारा भी यही मकसद है जनाब, हम लोगों ने आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया है और अली वो प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। तो अगर आप जो देख रहे हैं, जो चाहते हैं कि हमारा जो टैलेंट है वो बाहर निकल कर आए और हमारे तक आए, तो आप अली से रजू कर सकते हैं और वहाँ पर जाके अपना टैलेंट शो करा सकते हैं। तो अली मुझे बताइए आपके गानों का जॉनरा क्या है, किस तरह का? मैं ज्यादातर कंटेम्प्रेरी पॉप और गजल्स की तरफ मेरा जो है ना ज्यादा रुझान है। क्योंकि गजल आपको पता है कि बड़े सगीर ही की इख्तरा है, यहीं से इसने जन्म लिया और यहाँ के आर्टिस्टों ने ही इसको परवान चढ़ाया। जिस तरह हम स्टार्ट करें अगर, तो अख्तरी बाई फैजाबादी और फिर उस्ताद बरकत अली खान, फिर मेहदी हसन साहब, फिर जगजीत साहब, फरीदा खानम जी, गुलाम अली साहब, तो ये सारे हमारे बड़े सगीर का असासा है।
तो मुझे कहीं कहीं लग रहा था कि यार लोगों ने गजल सुननी कम कर दी है। हाँ, बट पाकिस्तान में गजल का टैलेंट बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगेन ये एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन था कि यार एक नई नस्ल का जो है ना सिंगर, उसको भी गजल उतने ही शौक से गानी चाहिए जितना गजल डिजर्व करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2014 में ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसमें गजल में क्रॉस ऑल पाकिस्तान मुझे गोल्ड मेडल भी मिला। अच्छा, माशाल्लाह। तो पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से। हाँ। तो ये उस चीज ने फिर मुझे थोड़ा सा और मोटिवेट किया कि यार नहीं, मुझे गजल की तरफ ज्यादा अपना रुझान जो है उसको मजबूत करना चाहिए। तो फिर मैंने गजल सुननी भी शुरू की। तो गजल बेसिकली मेरा और कंटेम्परेरी पॉप। ठीक है अली, हमने सुना है एक आपका नया भी गजल टाइप ही है, नामे मौला। जी हाँ, ये एक बेसिकली सूफी ट्रैक है। ठीक है, हम वो सुनना चाहेंगे आपसे। जरूर जरूर। बहुत ही बेहतरीन हो गया अली, और मैं चाहूंगी कि आप इस चीज को ही आगे परस्यू करें और आप इसी तरह आगे बढ़ते जाएं और यूं ही अपनी आवाज का जादू लोगों तक पहुंचाते जाएं। तो मुझे बताइए अली, जिस तरह हम देख रहे हैं कि जैसे आपने बताया कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने आपके बड़े ही स्किल्स को इन्हांस किया है, तो तालीमी इदारों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए इसमें। बिल्कुल, जिस दौर में हम, मतलब इतना पुराना दौर तो नहीं है, 2013 और 2015 का हमारा बैच था पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ हम जब परफॉर्म कर रहे थे तो हमने देखा कि पाकिस्तान की सारी जो बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, वहाँ के म्यूजिक क्लब्स हुआ करते थे, म्यूजिक सोसाइटीज हुआ करती थी, अभी भी हैं, लेकिन अब उतना रुझान मुझे लगता है कि ज्यादा कमर्शियल म्यूजिक की तरफ आ गया। लेकिन जो एक ट्रेनिंग होती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बच्चों की, उसका रुझान थोड़ा सा मुझे कम नजर आता है कंपैरेटिवली। तो बिल्कुल हर इदारे में म्यूजिक का जो है ना वो एक क्लब होना चाहिए, वहां पर उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। और कंपटीशन एक इतनी हेल्दी एक्टिविटी होती है कि अगर कंपटीशन में बंदा पार्टिसिपेट करता है तो उसको पता चलता है कि यार मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूं। हाँ। तो ये जो एक रुझान है या जो ये एक प्रैक्टिस है, इसको बहुत आम होना चाहिए। ठीक है जी, अली हसन सोनू हमारे साथ मौजूद है। अली, बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आपके पास वापस आऊंगी और आपने हमें लास्ट वाला जो गाना है वो सुनाना है। लेकिन अभी मैं आपको अल्लाह हाफिज बोलती जाऊं। आपने अपना बेहद ख्याल रखना है, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का जो शो है वो पसंद आया होगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।